Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो बेसिकली रिमाइंडर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारी थ्योरम्स होती हैं, तो जिन सबको एक ही सेशन में एक ही बार में ग्रैस्प करना स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, राइट। तो आज हम सबसे पहले रिमाइंडर्स का बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर्स होता क्या है। तो रिमाइंडर का मतलब क्या है। तो किसी भी नंबर n को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जाता है q टाइम्स, एंड जो पार्ट बचता है, जो नंबर बचता है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको बोला जाता है क्वोशिएंट, एंड इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेष। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स से मैंने किसी नंबर 31 को 15 से डिवाइड किया, तो 15 से ये 2 टाइम्स गया, 30 आया। 15 इंटू 2 इज 30। तो बचा कितना? 1। तो इस एक को बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पार्ट। मतलब ये जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, वो उस डिवाइजर के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है। तो 15 का मल्टीपल है 30, और 30 से ये 1 ज़्यादा है, यानी कि 1 जो है इसका रिमाइंडर होगा। अब मैं 31 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 31 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 1। 31 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो ये नंबर मुझे मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से मैं n को यहाँ पर लिख सकता हूँ d इंटू क्यू प्लस आर, राइट, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है कि अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 leaves the remainder of 4। तो किसी नंबर n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है, तो मैं इस नंबर n को कैसे अज्यूम करूं। सो n जो है, जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो लेट्स से ये q टाइम्स गया तो रिमाइंडर आया 4, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे लिखूंगा। उसके बाद मैं इसी तरीके से इक्वेशन बनाऊंगा कि n बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट n प्लस रिमाइंडर। सो n बराबर 6 टाइम्स q प्लस 4, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल क्वेश्चन के तौर पर ले सकते हैं, राइट। सो n की फॉर्म जो होगी, जो जनरल फॉर्म n की होगी, वो होगी 6q प्लस 4। सो डेफिनेटली आपको रिमाइंडर का जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा कि रिमाइंडर क्या होता है, राइट। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि किसी नंबर n1 को, अगर n1 को लेट्स से किसी नंबर से डिवाइड करने पर, लेट्स से p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है r1, ठीक है। n1 को p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है r1, और नंबर n2 को सेम नंबर p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है r2, ठीक है। और मुझसे पूछ लिया जाए कि n1 प्लस n2 को अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। दूसरी बार मुझसे पूछा गया कि लेट्स से n1 यहाँ पर n2 से ग्रेटर है, ये मैंने मान लिया, तो n1 माइनस n2 को p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। और मुझसे पूछा गया n1 इंटू n2 को p से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्टली रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। तो इसको समझते हैं कि जब मैंने n1 को p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r1 आया, ठीक है। तो n1 को जब मैंने p से डिवाइड किया तो लेट्स से ये q1 टाइम्स गया और रिमाइंडर आया r1, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि n1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, p टाइम्स q1 प्लस r1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूँ। बाय द सेम लॉजिक, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं n2 को लिख सकता हूँ p टाइम्स q2 प्लस r2, ठीक है। तो अगर n1 प्लस n2 को देखा जाए तो n1 प्लस n2 क्या होगा, n1 प्लस n2 क्या होगा,
अगर दोनों को ऐड किया मैंने तो p तो यहाँ से कॉमन आएगा, p टाइम्स q1 प्लस q2 प्लस r1 प्लस r2, राइट। ठीक है, अब जब n1 प्लस n2 दोनों के सम को, जो कि ये नंबर है, इसको जब मैं p से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको p से डिवाइड करूंगा तो आप खुद सोचिए कि ये वाला पार्ट तो p का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p से मल्टीप्लाई हो रहा है, p का मल्टीपल है, मतलब p से डिवाइड करने पर ये कितना रिमाइंडर देगा? 0, राइट। इसको और समझते हैं, जैसे कि अगर मैंने 45 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 टाइम्स जाएगा 45, तो बचेगा क्या? 45 माइनस 45 0, राइट। तो जब भी कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, तो जब भी कोई नंबर डिवाइजर का मल्टीपल होता है, तो जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो ये जो है p का मल्टीपल है, यानी कि रिमाइंडर क्या देगा? 0। तो फाइनली एक्स्ट्रा पार्ट बचा क्या? r1 प्लस r2, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? r1 प्लस r2। तो यहाँ से मैंने देखा कि n1 का रिमाइंडर था r1 और n2 का रिमाइंडर था r2, तो n1 प्लस n2 का रिमाइंडर क्या हुआ? r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इनको घटाएंगे तो रिमाइंडर अपने आप आ जाएगा r1 माइनस r2। आप इस चीज से चेक कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा r1 इंटू r2। ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कोई नंबर अज्यूम करते हैं। लेट्स से मैंने n1 को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 4, और n2 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। ठीक है, तो n1 प्लस n2 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? n1 प्लस n2 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमने देखा था कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिमाइंडर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो n1 का रिमाइंडर क्या था? 4, n2 का रिमाइंडर क्या था? 2, तो मेरा आंसर आएगा 4 प्लस 2, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 6, राइट। मुझे कोई भी फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है कि n1 बराबर 7q1 प्लस 4, n2 बराबर 7q2 प्लस 2, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं नंबर्स को ऐड करता हूं तो रिमाइंडर्स भी साथ साथ ऐड हो जाते हैं। अगर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो n1 माइनस n2 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 4 माइनस 2, यानी कि 2। ठीक, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो n1 इंटू n2 अगर मल्टीप्लाई किया और इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझना है आपको कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 2 क्या बनेगा? 8। ठीक है, लेकिन 8 मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी कोई रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है, राइट। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये आपको याद रखना है कि जिस नंबर से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम होगा। तो किसी नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता और 7 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है? यहाँ पर डिवाइजर 7 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 7 से कम होगा, चाहे वो 0 क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन 7 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली ये जो नंबर आया 8, ये तो रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8/7 मैंने किया। ठीक है, 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 1 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 7। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0, और इसका रिमाइंडर आ गया 1। तो 0 प्लस 1 मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब भी रिजल्ट डिवाइजर से ज्यादा आए तो हम उसे फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो इस पे बेस्ड एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैंने कहा आपसे कि 911 प्लस 912 प्लस 913 प्लस 914, इस नंबर को अगर मैं 909 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस कैलकुलेशन का जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? इन सब के सम को अगर मैं 909 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो अगर किसी को रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा कि इन चारों को ऐड करेगा। इन चारों को ऐड करने के बाद 909 से डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो इसका भाग देगा, तो उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेगा और उसका फाइनल आंसर आएगा। लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम इसका आंसर दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। हमें केवल इतना सोचना है कि इस पूरी कैलकुलेशन का जो रिमाइंडर आएगा, इन पूरे के इन सारे नंबर्स का सम का जो रिमाइंडर आएगा वो इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का सम होगा, राइट, जैसा कि भी बताया था। ना 911 को 909 से डिवाइड करूंगा तो 909 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब रिमाइंडर कितना हुआ 2। ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो रिमाइंडर हो गया 4। और ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो रिमाइंडर हो गया 5। सो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 14। इसको तो दिमाग में भी किया जा सकता था, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालने हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। सो लेट्स से मेरे पास कैलकुलेशन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 98 × 99 × 101 × 102 इज डिवाइडेड बाय 97, ठीक है। ये मुझसे पूछा गया है कि 98 × 99 × 101 × 102 इनका जो प्रोडक्ट है और इसको 97 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, राइट, इसका शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर पाऊँ, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर 98 को 97 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 99 को 97 से डिवाइड करूंगा तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आया 2। अच्छा 101 को 97 से डिवाइड किया तो ये 97 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आया 4। और ये कितना ज़्यादा है, इससे 5 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर इज 5। तो 5 4 = 20, 2 = 40। तो आंसर क्या हो गया 40। तो जो चीज़ हम एडिशन में लगा पा रहे हैं वही हम मल्टीप्लिकेशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। लेट्स से आपसे कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस कैलकुलेशन 7 × 8 × 9 × 10 × up to 19 is divided by, find the remainder when this number is divided by 1001, ठीक है। इस तरीके से सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। सो 7 8 9 10 अप टू 19 इनका प्रोडक्ट और इसको हमें 1001 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सोचना है कि सबसे पहले हमें 1001 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 1001 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 1001 हमें पता होना चाहिए 1001 हमेशा 7 × 11 × 13 होता है, ठीक है। 1001 क्या होता है 7 × 11 × 13। अगर नहीं पता तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, उससे काम चल जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऑड प्लेसेस का सम क्या हुआ 1 + 0, इवन प्लेसेस का सम क्या हुआ 0 + 1, दोनों बराबर हैं, यानी कि नंबर 11 का मल्टीपल है। डिविजिबिलिटी रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल आप ये समझिए कि 1001 जो है 7 × 11 × 13 होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से होगा एंड अप टू 19 और इस नंबर को मुझे 7 × 11 × 13 से डिवाइड करना है। तो आप ये सोचो 7 का फैक्टर भी यहाँ पर है, 11 का फैक्टर भी यहाँ पर है और 13 का फैक्टर भी यहाँ पर है, ठीक। तो मतलब ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर, ये इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा, राइट। ये जो नंबर है न्यूमरेटर में इससे परफेक्टली डिविजिबल है, और जब परफेक्टली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। रिमाइंडर इज 0। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 0, ठीक है। फ्रेंड्स, रिमाइंडर में एक और कॉन्सेप्ट होता है कैंसिलेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप खुद सोचिए कि 4 के मल्टीपल से 6 कितना ज़्यादा है, तो 4 से 2 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया कि 6/4 को 3/2 लिख दिया, तो मैंने क्या कैंसिल किया, 2 कैंसिल किया, 2 का फैक्टर कैंसिल किया यहाँ से। जब 2 का फैक्टर कैंसिल किया तो 3/2 आ गया। अब जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। पर क्या 1 सही आंसर है, डेफिनेटली नो, 1 तो सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रिमाइंडर तो 2 था।
तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई फैक्टर कैंसिल करते हैं, फाइनल सही आंसर तक पहुंचने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 से 2 तक जाने में हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से, और 2 वही फैक्टर है जिसको मैंने यहाँ पर कैंसिल किया था। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19, और मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 22। अगर इस नंबर को 22 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे दिखता है कि यहाँ 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो पहले 11 कैंसिल करता हूँ। ठीक है, 11 वन टाइम, 11 टू टाइम्स। ठीक है, अब 2 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। सो 13 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। किसी भी ऑड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर 1 आएगा। पर क्या ये मेरा करेक्ट आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर 11 कैंसिल किया था, और कैंसिल करने के बाद मैंने रिमाइंडर निकाला था, तब 1 आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस फैक्टर को हमने कैंसिल किया है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 11 को कैंसिल किया था, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 इंटू 1 आंसर क्या हो गया, 11। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 11। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप सोचेंगे कि क्या रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 27 को 14 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैंने आपसे ये पूछा कि 27 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप 14 से 27 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 14 आएगा, तो बचा कितना यहाँ पर, 13। बचा कितना, 13, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 13। ठीक है, वहीं अगर मैं 27 को 14 से डिवाइड करता और 2 बार डिवाइड कर देता, एक बार की जगह 2 बार डिवाइड कर देता, तो क्या होता, 14 2 जा 28, 28 लिखता, और 27 में से 28 घटाता, तो मेरा आंसर क्या आता, -1। तो -1 भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि -1 गलत है, -1 भी सही है। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। जैसे कि 27 14 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 27 के जस्ट बाद 28 जो है 14 का मल्टीपल है। 27 और 28 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो 1 इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नंबर होता है, जो डिवाइजर होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमेशा, जो डिवाइजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम होता है। इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ 14 से जब 27 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 13, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया, इसका मॉडुलस लेना है, यानी कि प्लस साइन के साथ लेना है, आपको माइनस नहीं लेना। तो 13 + 1 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि क्या था, मेरा डिवाइजर था। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम 14 होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने 55 को 19 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, तो 55 को 19 से डिवाइड करते हैं। चलिए, तो 55 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 जा 57, वो तो एक्सीड कर जाएगा, तो 2 टाइम्स करेंगे, 38, तो कितना आएगा, 17। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया, 17 आया। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि 55 19 के मल्टीपल से कितना कम है, तो 19 का मल्टीपल जो 55 के बाद होता है वो होता है 57। नाउ 57 से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम क्या होता है, डिवाइजर के बराबर। यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 19, तो 17 में क्या जोड़ूं कि 19 आ जाए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 2। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब मैं 19 से 55 को डिवाइड करूंगा और 3 टाइम्स करूंगा तो 57 आएगा, 57 एंड 55 माइनस 57 इज व्हाट, -2। ठीक है, क्या होगा, -2, तो नेगेटिव रिमाइंडर इज -2। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, थ्योरम्स में नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कन्वीनियंट हो जाती है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 93 into 94 into 95 into 96 is divided by 97। तो अगर इस नंबर को 97 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब अगर 97 से बड़ा नंबर होता तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते और इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि सारे नंबर्स 97 से छोटे हैं। तो अगर मैं 93 को 97 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आप कहेंगे कि 0 बार जाएगा, 1 टाइम भी नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 93 होगा। 94 को 97 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 94 होगा, ठीक है। तो उससे कोई काम बनेगा नहीं, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर ये आ जाएंगे और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ यूज होगा नेगेटिव रिमाइंडर का। तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करेंगे, तो आप ये सोचो कि 96 जो है वो 97 से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि 97 के मल्टीपल से, फर्स्ट मल्टीपल से ये 1 कम है। तो मल्टीपल से जितना कम होता है वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। मल्टीपल से जितना ज्यादा होता है, जैसे कि सपोज 98 होता तो 98 97 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर हो जाता +1। ये 96 97 के मल्टीपल से 1 कम है तो रिमाइंडर हो गया -1, तो इसका रिमाइंडर मैंने -1 लिखा। 95 जो है इससे 2 कम है तो -2, 94 इससे 3 कम है तो -3 और 93 इससे 4 कम है तो -4, ठीक है। ये नेगेटिव रिमाइंडर्स आ गए और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा -4 इंटू -3 +12 +12 इंटू +12 इंटू +2 इज व्हाट +24। तो आंसर इसका क्या होगा +24 होगा, राइट। अगर आपके पास केवल इतना सा क्वेश्चन होता, लेट्स से रिमाइंडर ऑफ 94 इंटू 95 इंटू 96 एंड दिस डिवाइडेड बाय 97, तो इस केस में आंसर क्या होता। तो इस केस में अगेन आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालते, तो 94 को 97 से डिवाइड करते तो -3 रिमाइंडर, यहाँ -2 रिमाइंडर और यहाँ -1 रिमाइंडर, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता -6, माइनस 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 3 बार, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। -6 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता और ना माइनस या नेगेटिव नंबर आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा एग्जाम में, तो ऑप्शंस हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो डिवाइजर के बराबर होता है। यहाँ पर डिवाइजर क्या है 97, तो 97 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 97 - 6, तो मेरा आंसर क्या होगा 91, तो आंसर होगा 91, तो एक्चुअल आंसर यहाँ पर 91 होगा। तो आगे बात करें तो हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 91 into 53 into 71 into 108 into 181 is divided by 18। तो जब इस पूरे नंबर को, इस पूरे प्रोडक्ट को जब 18 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये इनका प्रोडक्ट है, तो इनका जो रिमाइंडर होगा वो इन सारे इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट होगा। तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि मैं पहले इसका रिमाइंडर निकालूंगा, तो 18 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 18 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, क्योंकि जो 90 होता है वो 18 का मल्टीपल होता है, 18 इंटू 5 इज 90, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये कितना कम है 18 के मल्टीपल, 18 3 54 होता है तो उससे 1 कम है तो -1। ये 18 के मल्टीपल से 1 कम है, क्योंकि 18 का मल्टीपल होता है 18 4 72, तो उससे 1 कम है तो -1 लिखा। अच्छा ये तो 18 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, आगे करने की जरूरत नहीं। ये 18 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है तो +1, ठीक है। तो 0 है और बाकी कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस 108 की जगह 107 होता तो सिचुएशन चेंज हो जाती। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस केस में 0 नहीं आता, 107 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 6 होता है 108, 18 6 108 होता है, तो 107 उससे 1 कम है तो रिमाइंडर इज -1। तो क्या हुआ 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 1, तो माइनस 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 3 बार है तो आंसर आएगा -1।
लेकिन नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालूंगा, डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। सो 18 - 1 मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 17। क्लियर, चलिए समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मैं देता हूं आपको अगला सवाल। तो आपको बताना है व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल और इस नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, राइट। इस पूरे कैलकुलेशन को, इस पूरे सम को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हमें इस तरीके से सोचना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरीके से सोचना है कि जब मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। तो 5 और 2 मिलकर क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। मतलब 5 फैक्टोरियल अगर होगा तो वो 10 का मल्टीपल होगा, और 5 फैक्टोरियल अगर 10 का मल्टीपल है तो 6 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल में 10 ऑलरेडी होता है। तो जब 5 फैक्टोरियल 10 का मल्टीपल है तो 6 फैक्टोरियल हो, चाहे 7 फैक्टोरियल हो, चाहे 8 फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर फैक्टोरियल के टर्म्स में होंगे, सब 10 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। उसका लॉजिक आपको क्लियर होगा। तो ये जो नंबर हैं वो सब 10 के मल्टीपल हैं, तो सब रिमाइंडर 10 से डिवाइड होने पर क्या देंगे, 0। सारे नंबर 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देंगे, 0, क्योंकि सब 10 के मल्टीपल हैं। अब बात आ जाती है इनकी, तो इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का तो 1 हुआ, अच्छा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 2 × 1 = 2। अच्छा 3 फैक्टोरियल तो 3 × 2 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। एंड 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, तो दैट इज 24। और 24 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, बचेगा केवल 4। अच्छा 6 और 4 मिलकर तो 10 बन गया, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, 2 + 1 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 3। तो 3 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो एक आसान क्वेश्चन था जो देखने में कैलकुलेटिव लग रहा था, बड़ा लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस अगर आ जाए रिमाइंडर में तो बहुत आसान होता है, उनको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करें और मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, a natural number n when divided by 7 leaves a remainder of, या ऐसा कहें कि when divided by 12 leaves a remainder of 7, ठीक है। तो आपको पता करना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमाइंडर when first thing n is divided by 6, n is divided by 6. Second is we can say n square is divided by 7, n square is divided by 7. Third is 3n square plus 2n plus 1 is divided by 7, या 7 की जगह हम यहाँ 12 कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइजर 12 दिया गया है, तो 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि n इज डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, n स्क्वायर को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, एंड 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मुझे n की एक जनरल फॉर्म यहाँ पर चाहिए। तो अगर मैं n को यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 12 से डिवाइड करता हूँ तो लेट्स से k टाइम से जाता है या q टाइम से जाता है, और रिमाइंडर कितना आता है 7। सो जो n की फॉर्म हुई वो क्या हुई, 12 × k, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, 12 × k प्लस 7,
तो n की फॉर्म क्या हो गई 12 इंटू k प्लस 7, तो 12k प्लस 7 n की फॉर्म हो गई। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो जब n को 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12k प्लस 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, सो 12k प्लस 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 12 का मल्टीपल है, अगर 12 का मल्टीपल है तो 6 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, राइट। तो अगर ये 12 से कैंसिल हो सकता है तो 6 से तो डेफिनेटली कैंसिल होगा, और अगर कैंसिल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो 7 की बात करें तो 7 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर तो आंसर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 1, ये तो बहुत आसान था। सेकंड है n स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, तो n स्क्वायर को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि n की फॉर्म उन्होंने बना ली 12k प्लस 7, 12k प्लस 7 यहाँ रखी, फिर उसका स्क्वायर किया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर उसको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं 12 से। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 7 आता है, तो हम इस n स्क्वायर को n इंटू n भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं। जब n को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 7 आता है, और इस n को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है। और 7 इंटू 7 क्या हुआ 49 हुआ, लेकिन यहाँ तो डिवाइजर 12 है, रिमाइंडर तो 12 से कम होना चाहिए, तो 49 कैसे आ सकता है, उसको फिर से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 49 बाई 12 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 12 4 जा 48, तो बचेगा कितना 1, तो इसका आंसर क्या हुआ 1, इसका आंसर क्या हुआ 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर 1 हुआ, सेकंड वाले का आंसर 1 हुआ। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को 12 से डिवाइड करना है, सो 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को 12 से डिवाइड करना है। कुछ भी नहीं करना है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें पता है कि n स्क्वायर को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 हो गया, 3 टाइम्स 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स n को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 7 आता है, तो 7 और प्लस 1 तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हुआ 3 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 1 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18, और जब 18 को 12 से डिवाइड करेंगे दोबारा से तो आंसर आएगा क्या 6, तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ 3 प्लस 2 इंटू 7 इज 14, 3 प्लस 14 इज 17, 17 प्लस 1 इज 18, 18 जो है 12 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो आंसर यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो अब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि जब नंबर्स ऐड होते हैं तो रिमाइंडर्स भी ऐड होते हैं, जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मुझसे कहती है, क्या कहती है, ये कहती है कि रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a इज fa। अब इसको समझेंगे, फिलहाल तो आप ये समझिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। वो ये कहती है कि किसी फंक्शन ऑफ x को fx को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है fa, मतलब फंक्शन में x की जगह a पुट करने पर मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक समझ में आएगी एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड जिसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं। x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये कितने टाइम जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है मुझे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आ जाए तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस एक्स,
अब इसमें से इसको घटाया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्लस 4 लाना है, तो 4x लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x एंड 4 इंटू माइनस 1 इज -4। अब इसको घटाएंगे तो माइनस और ये प्लस, 4x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, तो रिमाइंडर क्या आया 5 आया। यानी कि मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 5, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन हमें तो केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, हमें इस फॉर्म से मतलब ही नहीं था, तो हम रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर fx क्या है, तो यहाँ पर fx तो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको किससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और अगर इससे कंपेयर करें तो x माइनस 1, तो यहाँ पर एक ही जगह क्या है 1, यानी कि एक ही जगह क्या हो गया 1, तो fa यानी कि f1, तो f1 की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 5, तो सीधे सीधे मेरे पास आंसर आ गया 5, मुझे ये डिवीजन करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको डायरेक्टली आंसर देगी। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ कैसे करते हैं वो समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स से अगर मुझे 2 पावर 72 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, मुझसे पूछा गया है कि 2 की पावर 72 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से निकालूंगा तो देखो इसको कैसे सोचूंगा, 2 पावर 72 तो एक बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है, तो ऐसे सोचो कि 2 पावर 72 जो है उसमें 2 की कौन सी पावर है जो 7 के आसपास हो, तो 2 की कौन सी पावर 7 के आसपास होगी, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 2 क्यूब 8 होता है जो कि 7 के काफी पास है, एक केवल 1 का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 क्यूब की फॉर्म में बना लेते हैं। अगर मैं इसे 2 क्यूब की फॉर्म में बनाऊंगा तो 2 क्यूब इंटू क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू वॉट 3 इंटू 24 इज 72, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब माइनस 1 बिकॉज दिस इज 8 माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं 2 क्यूब को x मान लेता हूँ, तो 2 क्यूब को अगर x मान लिया तो fx यहाँ पर हो गया x पावर 24 और ये नीचे हो गया x माइनस 1, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि x पावर 24 जो कि fx है, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, और 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो 1 की पावर 24 दैट इज 1 इज माई आंसर, तो 1 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम को हमने यहाँ पर यूज़ किया और इसको सॉल्व किया। अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ ना करते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए वो भी समझते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर नहीं करते तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, तो हम इस तरीके से सोचते कि इसको मैं लिखता 2 क्यूब पावर 24 डिवाइड बाई 7, 2 क्यूब का मतलब होता है 8 और 8 पावर 24 डिवाइड बाई 7। अब 8 का पावर 24 यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने बार 24 बार, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने टाइम्स आएगा 24 टाइम्स आएगा, ठीक है। और इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पर 8 है और 8 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है, और जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो रिमाइंडर हर एक का कितना आएगा 1, इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार होगा 24 बार होगा। तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1 की पावर 24, 1 इंटू 1 24 बार किया तो 1 पावर 24, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम ना भी पता हो तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपसे पूछा गया है 3 पावर 51 डिवाइडेड बाय 28 एंड आपको फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 3 पावर 51
डिवाइडेड बाई 28 और इसका रिमाइंडर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो 3 की कौन सी ऐसी पावर है जो 28 के आसपास है? तो मैंने सोचा कि 3 पावर 2 पहले सोचा, 3 पावर 2 तो 9 होता है, जो तो 28 के पास नहीं है, बिल्कुल पास नहीं है। 3 पावर 3 किया तो 3 पावर 3 तो 27 होता है, और 27 तो 28 के बहुत पास है, केवल एक का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 क्यूब में बनाएंगे। 3 क्यूब में बनाएंगे तो 3 क्यूब की पावर क्या लिख सकते हैं इसको? 3 क्यूब की पावर 51 है, तो 51 इज 3 इंटू 17, 3 इंटू 17 इज 51 डिवाइड बाई 28, ठीक है। और 3 क्यूब क्या बन गया? 27 बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 28 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। 3 क्यूब प्लस 1 चलिए लिख दिया, और 3 क्यूब को मैं x मान लेता हूँ। 3 क्यूब को एक काम करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन बन गई वो ऐसे बन गई, x पावर 17 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। जब x की पावर 17 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? अब अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन ये बन गया। तो आप ऐसे सोचिए कि जब रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो x माइनस समथिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस समथिंग है, तो प्लस को माइनस तो बनाया जा सकता है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको x पावर 17 डिवाइडेड बाई x माइनस -1 लिख सकता हूँ, प्लस 1 को माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई? -1 हुई। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई? -1, ठीक है। तो a की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1 की पावर 17। अच्छा, -1 की पावर 17 तो -1 होगा, क्योंकि -1 की जब ऑड पावर होती है तो -1 आता है। तो -1 तो आंसर हो नहीं सकता, तो -1 जब नहीं हो सकता तो पॉजिटिव रिमाइंडर होना चाहिए। तो रिमाइंडर पॉजिटिव कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम किसके बराबर होता है? डिवाइजर के बराबर। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए उसे डिवाइजर में से घटा दो, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। सो 28 माइनस 1 कर दिया तो आंसर क्या बनेगा? 27। ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर थ्योरम से ना करते तो कैसे करते? चलिए वो भी समझ लेते हैं। अगर इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से ना करते तो इसको किस तरीके से करते? तो हम इसको इस तरीके से सोचेंगे कि जब मैंने इसको 3 क्यूब बनाया, 3 क्यूब की पावर 17 लिखा और इसको 28 लिखा, ठीक है। 3 क्यूब क्या हुआ? 27 हुआ। 27 की पावर 17 और डिवाइड बाई 28। अच्छा, 27 की पावर 17 का मतलब क्या है? 27 इंटू 27 इंटू 27, हाउ मेनी टाइम्स? 17 टाइम्स। 17 है पावर तो 17 टाइम्स आएगा, 17 बार इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई क्या? 28। डिवाइडेड बाई क्या? 28। अच्छा, 27 को 28 से डिवाइड किया तो क्या आया? -1 आएगा। 27 तो 28 से कम है ना, तो रिमाइंडर नेगेटिव होगा। और कितना कम है? 1 कम है, तो -1 लिख दिया। क्योंकि अगर 27 को 28 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर में प्लस 27 लिख दूंगा, और प्लस 27 लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या लिखूंगा? नेगेटिव रिमाइंडर लिखूंगा, -1, ठीक है। -1 लिखा तो -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू वॉट? 17 टाइम्स, ठीक है। तो -1 17 टाइम्स बनकर क्या होगा? -1 पावर 17, और -1 की पावर 17 यानी कि -1, और -1 तो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28 माइनस 1 विच इज व्हाट? 27। तो इस तरीके से मैं इसको ओपन करके भी इसे सॉल्व कर सकता था, राइट। अब आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सर 3 का मल्टीपल है, इसकी जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है, तो मैंने ये बना दिया, और अगर 3 का मल्टीपल ना हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो लेट्स से आपको 3 पावर 51 की जगह आपको दे दिया गया 3 पावर 52, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे सोचेंगे, फिर से 3 का मल्टीपल तो बनाएंगे, 3 क्यूब पावर 17, 3 इंटू 17 बन गया 51। अब 3 पावर यहाँ तो 52 है, यानी कि एक 3 की कमी है, तो एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पावर 1, ठीक है। तो 17 3 जा 51 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने 28 ही लिखा, तो ये तो बना 27, और ये क्या बना? पावर 17, और ये क्या बना? 3, और ये 28। अच्छा, 27 पावर 17 यानी कि 27 कितनी बार आएगा? 17 टाइम्स। हर एक 27 का 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 होगा, तो -1 पावर 17 बन जाएगा, और इंटू 3, तो ये तो -1 बनेगा, ये 3 बनेगा, तो -3 आ जाएगा,
-3 आ जाएगा। नो -3 तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, डिवाइजर में से इसको घटा के, 28 - 3 = 25, ठीक है। तो आंसर इस केस में क्या आएगा, 25 आएगा। अब इसी को हम अगर रिमाइंडर थ्योरम से करते तो कैसे करते, तो देखिए यहाँ से इतना तो करना पड़ता और इस 28 को मुझे लिखना पड़ता 3³ + 1, 3³ + 1, ठीक है। 3³ + 1 लिखने के बाद ये क्या हुआ कि 3³ को मैंने x मान लिया, तो x पावर 17 इंटू क्या हुआ 3, ठीक है। और ये क्या है x + 1 को -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो -1 जब यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि f(x) को जब x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है fa, यानी कि फंक्शन में x की जगह a रख दो। तो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह a रख दिया, यानी कि -1 रख दिया, तो -1 की पावर 17 इंटू 3 हुआ, -1 पावर 17 यानी कि -1 इंटू 3 यानी कि -3। नेगेटिव हो नहीं सकता तो पॉजिटिव निकालेंगे, 28 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 25। आंसर आएगा क्या, 25, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल मैं आपको देता हूं, आपसे पूछा गया है 2 पावर 59 डिवाइडेड बाई 3 और इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये आपको खुद सॉल्व कीजिए और बताइए या अपने आप निकालिए कि इसका आंसर क्या है, कि 2 पावर 59 डिवाइडेड बाई 3 इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, और अगर हम चाहें तो इसको बिना रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो 2 पावर 59 है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 59 टाइम्स, कितनी बार आएगा, 59 टाइम्स, और डिवाइड बाई 3 है। और जब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो +2 होता है या -1 होता है। -1 क्यों होगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 के मल्टीपल से 1 कम है, तो -1 लिखेंगे। 2 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 59 टाइम्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो -1 लिखेंगे तो फायदा है। और -1 कितनी बार आएगा, 59 टाइम्स, तो -1 की पावर 59 बनेगा, और -1 की पावर 59 यानी कि -1, -1 की ऑड पावर यानी कि -1। और जब -1 आया तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा, तो 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। तो मेरे पास आंसर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है, आंसर इज 2। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी में हम दूसरा वेरिएशन लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर 2 पावर 59 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर 2 पावर 59 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करें, अब बिना रिमाइंडर थ्योरम के भी इसको कर सकते हैं कि 2 पावर 59 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे सोचूंगा कि 2 स्क्वायर, 2 की कौन सी पावर 5 के आसपास होती है, तो 2 स्क्वायर होता है 4, और 4 जो है 5 के बहुत पास होता है, केवल 1 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर बनाऊंगा इसको। तो 2 स्क्वायर बनाने की कोशिश में मैं यहाँ पर 58 करूँगा, और 2 इंटू 29 इज़ वॉट, 58, 2 इंटू 29 इज़ 58, फिर भी एक बचेगा, तो 2 पावर 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 5। अब जब 2 स्क्वायर को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आप सोचिए कि या तो रिमाइंडर 4 आता है या फिर रिमाइंडर -1 भी आता है। -1 क्यों आ सकता है, क्यों, क्योंकि 4 जो है 5 से 1 कम है। तो यहाँ पर मैं -1 सीधे सीधे लिख देता हूँ, और -1 की पावर 29 कर देता हूँ, इंटू 2, 2 पावर 1 इज 2। अब -1 पावर 29 इज -1 इंटू 2, तो ये क्या बना, -2 बना। और -2 यानी कि 5 - 2, जब नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो डिवाइजर में से घटा देते हैं, 5 - 2, मेरे पास आंसर क्या हो गया, 3। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार और बताता हूँ इसको। सबसे पहले तो मैंने ऐसे सोचा कि 2 की कौन सी पावर 5 के बहुत पास है, तो मैंने सोचा कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4, वो 5 के बहुत पास है, केवल 1 का गैप है, तो रिमाइंडर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। तो 4 जो है सिंस 5 से कम है तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको 2 स्क्वायर बनाने की कोशिश की। जब 2 स्क्वायर बनाया तो ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है, पावर स्क्वायर है यानी कि 2 है, पावर 2, और ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इससे पहले 2 का मल्टीपल कौन सा होता है, 58। 58 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 29, ठीक है। तो बचा क्या, 1 बचा, क्योंकि 2 इंटू 29 तो 58 हुआ, यहाँ 59 है, तो 1 बचा, तो 2 पावर 1 लिख दिया, ठीक है। डिवाइड बाई 5 है। जब 2 स्क्वायर यानी कि 4 को, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है -1, तो -1 की पावर 29 एंड इंटू 2, तो -1 पावर ऑड यानी कि -1, तो -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2 हो गया। और नेगेटिव रिमाइंडर तो आंसर हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव निकाल लेंगे, डिवाइजर में से इसको घटा देंगे, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, चलिए
अब और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जब तक आप 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। सो लेट्स से यहाँ पर हम 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 पावर 59 डिवाइड बाई 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर मैंने ले लिया 7, और 7 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये मुझे बताना है, ठीक है। तो अगेन मुझे इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि 2 की कौन सी पावर है जो 7 के बहुत पास है। तो 2 का क्यूब होता है 8, और 8 जो है 7 के पास है। तो एक काम करते हैं, इसे 2 का क्यूब में बना लेते हैं। तो 2 क्यूब में बनाएंगे तो 2 क्यूब पावर क्या, 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, बचा 2, तो 3 9 जा 27, बचा 2, तो बचा 2, तो यानी कि 2 स्क्वायर। तो 19 इंटू 3 57 प्लस 2 इज व्हाट 59, ऐसे बना लिया। और 7, तो 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 क्यूब होता है 8, और 8 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है +1, तो 1 की पावर 19 बन जाएगा। 1 की पावर 19, 2 स्क्वायर हुआ 4, तो 1 की पावर 19 तो 1 हुआ, और ये 4 हुआ, तो आंसर आ गया 4। और 4 ऑलरेडी 7 से छोटा है, तो आंसर पक्का हो सकता है, आंसर इज 4, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, और मैं यहाँ पर बोल दूं आपसे कि 2 पावर 59 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर क्या आएगा, 2 पावर 59 डिवाइडेड बाई 11। तो अब आपको सोचने में थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी मुश्किल यहाँ हो सकती है, क्योंकि 2 की कोई पावर ऐसी नहीं है जो 11 से एक कम या एक ज़्यादा हो। अगर मैं 2 स्क्वायर की बात करूँगा तो 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 पावर 4 सीधे 16 हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर 11 के आसपास ना हो तो 11 के मल्टीपल के आसपास हो सकती है। तो 11 का मल्टीपल होता है, सेकंड मल्टीपल होता है 22, 22, 11 इंटू 2 22, तो 22 के आसपास भी 2 की कोई पावर नहीं है, ठीक है। 11 का तीसरा मल्टीपल होता है 33, 33, और 33 के पास 2 की पावर है। 2 की पावर 5 होता है 32, जो कि 33 से केवल एक कम है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 बनाऊंगा, फिर 2 की पावर 5 32 होता है, जो 11 के मल्टीपल के पास है। तो 2 की पावर 5 में जब मैंने इसे बनाया तो ऐसे सोचा, 2 की पावर 5 से इसको डिवाइड किया, 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5, तो 11 5 जा हो गया 55। 55 में क्या ऐड करूँगा 59 आ जाए, तो 4 ऐड करूँगा, तो 2 पावर 4, तो 11 इंटू 5 55 प्लस 4 59, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब 2 पावर 5 हो गया 32, 32 इंटू 11 इंटू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब आप सोचो कि 11 3 जा 33 होता है, और 33 से कितना कम है, एक कम है। अगर ज्यादा होता तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता, और मल्टीपल से एक कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर लूंगा। तो 33 से कितना कम है, एक कम, तो लूंगा -1, और -1 कितनी बार आएगा, जितनी पावर है 11 टाइम्स, और 2 का पावर 4 तो हो गया 16, 2 पावर 4 16, और 16 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 11 1 जा 11, और उससे 5 ज्यादा है, तो रिमाइंडर आ गया 5। तो -1 की ऑड पावर यानी कि -1 इंटू 5 हो गया। नाउ 5 इंटू -1 हो गया -5, और -5 जब आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे, 11 -5 विच इज व्हाट 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया 6 हो गया, राइट, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ होगा। और वहीं अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ एक और वेरिएंट कि अगर मैं यहाँ पर 11 ना देकर 13 दे देता तो आंसर क्या होता, 11 ना देकर 13 दे देता तो आंसर क्या होता, ठीक है। तो 11 की जगह अगर 13 होता तो आंसर क्या होता, तो इसको इस तरीके से सोचेंगे कि 2 की कौन सी पावर 13 के किसी मल्टीपल के आसपास है। तो 13 के 2-4 मल्टीपल मैं यहाँ लिखता हूँ, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, देन 52, देन 65, देन 78, देन 91, देन 104, तो पूरी 13 की टेबल आ गई, 130, तो पूरी 13 की यहाँ पर टेबल आ गई। लेकिन 2 की पावर के आसपास तो मुझे अभी तक नंबर दिखा नहीं, दिखा क्या, यस दिख गया होगा आपको, ये नहीं है 2 की पावर के आसपास, एक कम या एक ज़्यादा का डिफरेंस देखो, ये भी नहीं है 2 की पावर के आसपास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये तो है, ये तो है, ये तो 2 की पावर के पास है। 2 की पावर में 64 आता है, 2 पावर 6 क्या होता है 64 होता है, और 64 से एक ज़्यादा है, तो 2 की पावर क्या होता है 6 होता है, तो 2 की पावर 6 करेंगे, ठीक है। देखो इस नंबर को सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान मेथड हो सकता है, दैट इज फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, जो हम थोड़ा वेट करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि अगर इस तरीके से करना हो, आपको फॉर्मेट लिटिल थ्योरम नहीं पता हो, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करें, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है, 2 पावर 6 और
6 से जब इसको डिवाइड किया तो 6 9 जा 54, और 54 में क्या ऐड करूँ कि 59 आ जाए, तो 5 ऐड करूँगा, तो 54 प्लस 5 इज 59, और डिवाइड बाई क्या 13, ठीक है। 2 पावर 6 इज व्हाट 64, ठीक है, और पावर 9, और 2 पावर 5 इज व्हाट 32, डिवाइड बाई 13। अब देखो कि तेरे पंजे 65, 13 इंटू 5 इज 65, और 65 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे -1, और यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 9, ठीक है। -1 की पावर 9 लिखा, और यहाँ लिखा क्या, 13 से 32 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 13 से 32 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 13, देखो मुझे एक बात पता है कि मुझे पता है कि -1 की पावर 9 -1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो अगर मैं माइनस यहाँ लेता हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो 13 से अगर 32 को डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 2 26 हुआ, और 26 में क्या ऐड करूँ कि 32 आ जाए, तो 26 में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, 32 आ जाएगा, तो रिमाइंडर या तो +6 लिख दूँ। अगर 13 का नेक्स्ट मल्टीपल देखता हूँ तो 39 होता है, और 39 में से क्या घटाऊं कि 32 आ जाए, तो 7 घटाएंगे, तो रिमाइंडर इसका -7 भी लिखा जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि -7 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, +7, ठीक। दोनों तरीके से करके बताता हूँ। देखो 13 से, पहले तो इस बात को आप ढंग से समझ लीजिए, 13 से जब 32 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया था, 26 आया, तो बचा 6, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 6 हो गया। अगर 13 से 32 को 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे 39 आएगा, 32 माइनस 39 क्या आ जाएगा, -7, तो या तो +6 लिख सकता हूँ या -7 लिख सकता हूँ। तो अगर -7 लिखता हूँ तो क्या होगा, देखो -7 लिखा तो -1 की पावर 9 -1 इंटू -7 मिलकर बन गया +7, तो मेरा आंसर हो गया +7। अच्छा, अगर वहीं इसकी जगह अगर मैं +6 लिखता तो क्या होता, देखो -1 पावर 9 इंटू ये हो जाता +6, तो ये -1 इंटू 6 यानी कि -6 होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर जब भी आता है हम डिवाइजर में से उसको घटा देते हैं। डिवाइजर क्या है यहाँ पर 13 में से 6 को हटा दिया तो 13 माइनस 6 क्या हो गया 7, तो तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर तो 7 ही आता, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके से आपको पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, एक फाइनल वेरिएंट इसका देख लेते हैं कि अगर आपसे इस क्वेश्चन में डिवाइजर को 13 ना देकर 26 दे दिया जाता, 13 ना देकर 26 दे दिया जाता, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन में क्या करते हैं कि कॉमन टर्म्स को कैंसिल करते हैं। मैं इसको 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, और जब 2 इंटू 13 लिखूंगा तो 2 यहाँ से ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली बनेगा क्या, 2 पावर 59 को 2 पावर 58 इंटू 2 पावर 1 लिखा, और इसको लिख दिया 13 इंटू 2, ठीक है, 13 इंटू 2 लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि 2 and 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन कैंसिल करते समय हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी फैक्टर मैंने कैंसिल किया है, फाइनल आंसर तभी आएगा जब उस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो देखेंगे। तो आपको याद रखना है, इस चीज को भूलना मत कि जो भी फैक्टर कैंसिल किया जाता है उससे हमें आंसर में मल्टीप्लाई करना होता है, तभी करेक्ट आंसर आएगा। तो पहले तो ऐसे आंसर निकालते हैं कि 2 पावर 58 और ये 13, तो इसके बाद तो हम वही करेंगे जो 13 2 की कौन सी पावर 13 या 13 के मल्टीपल के आसपास है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था 2 पावर 6 विच इज 64, सो 2 पावर 6 बनाएंगे इसको, तो 2 पावर 6, तो 6 से इसको डिवाइड किया तो 6 9 54, बचेगा 4, सो 2 पावर 4 डिवाइड बाई 13। नाउ 2 पावर 6 क्या हुआ 64 हुआ, पावर 9 डिवाइड बाई इंटू 2 पावर 4 इज व्हाट 16 डिवाइड बाई 13, ठीक है। सो 64 को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है -1, अभी हमने देखा था, तो ये होगा -1 की पावर 9 और ये होगा 16, और 16 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आप सोचो कि जब 16 को 13 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आसानी से रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर इज 3, तो -1 पावर 9 इज -1 और इंटू 3, सो ये आ गया -3, ठीक है। अब -3 आ तो गया, लेकिन ये तो मैंने यहाँ पर 2 कैंसिल कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लूँ सबसे पहले, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 माइनस 3 क्या हो गया 10 हो गया, और 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 2 कैंसिल किया है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा फाइनली आएगा क्या 20, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर अगर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें तब आंसर सही आएगा कि नहीं,
तब भी आंसर सही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो -3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 कैंसिल किया था। अब पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिवाइजर अब क्या है हमारे लिए, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब मेरा रिमाइंडर 26 हो चुका है। तो पिछले केस में मैंने 2 से मल्टीप्लाई पहले नहीं किया था, बाद में किया था, तो उस केस में तो रिमाइंडर, इस केस में तो डिवाइजर क्या था, 13 था। लेकिन अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में डिवाइजर क्या होगा, 26। ठीक है, तो 26 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 2 से मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव निकालने के लिए डिवाइजर से घटाते हैं, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देता हूं तो डिवाइजर पहले वाला बन जाएगा, उसमें से नेगेटिव को घटा देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई मैं बाद में करता हूं तो पहले केस में हम डिवाइजर वो वाला लेंगे जो करंट डिवाइजर है, कैंसिल करने के बाद, और उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर के, जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अभी बाकी हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर्मेट लिटिल थ्योरम बाकी है, और काफ़ी वेरिएशन ऑफ एग्जांपल्स अभी हमने सीखने हैं। ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।